सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आपको हैंड रूल में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपसे हैंड रूल के सभी वैरायटी के क्वेश्चन बन जाएं, इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इन दोनों से जुड़े जितने भी कंसेप्ट हैं वो मैं आज के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो तैयार हैं आप? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, और फिर जब सारे कंसेप्ट इसके पढ़ लेंगे तब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों तैयार हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जब राइट हैंड थंब रूल की बात करता हूँ तो पहले आपको ये सोचना है कि ये कब अप्लाई होगा और इससे क्या पता करेंगे, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल में बच्चों अब आप ही बताओ, ये रूल कब अप्लाई करते हैं और क्या बताता है ये रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में पहली चीज तो आपको ये सोचना है कि यहाँ दो क्वांटिटीज हैं, है ना। यहाँ दो क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी, क्या बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, अगर आपके दिमाग में करंट और मैग्नेटिक फील्ड आया है तो आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां हमको दो चीजें याद रखनी है। करंट, आई मतलब करंट, ठीक है, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है राइट हैंड थंब रूल पे वो बनता है कि आपको करंट का डायरेक्शन देकर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिवर्स में ना पूछे, पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देकर आपको करंट का डायरेक्शन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि करंट का डायरेक्शन देकर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ ले या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देकर करंट का डायरेक्शन पूछ ले। ठीक है, तो आपको दोनों केस में राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है। लेकिन ये लगाएंगे कहां, ये रूल कहां लगाएंगे? तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा दिमाग में क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है वो होता है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में, है ना। किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट मतलब वायर सीधा है, कंडक्टर मतलब वायर, और वो वायर अगर सीधा है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के वजह से पैदा होने वाले वायर के अगल बगल पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम राइट हैंड थंब रूल कहां लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में, है ना। कॉइल में भी लगाया जाता है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में भी लगाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अप्लाई यहां होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनता है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर मतलब वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। और एक चीज आपके दिमाग में हमेशा ये फिट होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड तभी पैदा होता है जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यानी जैसे बच्चों का अस्तित्व, यानी बच्चे कब पैदा हुए? जब माँ बाप की वजह से पैदा हुए। तो माँ बाप हैं तो बच्चे, तो उसी तरह करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पर करंट का असर होगा, कंट्रोल होगा। हाँ, और इसीलिए अगर करंट का डायरेक्शन हम बदल देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। करंट के मैग्नीट्यूड को कम कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि ये इसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से पैदा हुआ? करंट की वजह से। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में राइट हैंड थंब रूल और ये रूल कहां अप्लाई कर रहे हैं? करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में। तो आइए अप्लाई करके देखते हैं और आपको इन दोनों का डायरेक्शन कैसे निकालना है वो पता कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को इमेजिन कैसे करें। ठीक है, तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को आप चाहे ऐसे इमेजिन कर लो, आप चाहे ऐसे इमेजिन कर लो। ठीक है, आपके ऊपर है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, सीधा है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो अभी हॉरिजॉन्टल वाला केस नहीं लेते हैं, है ना। अभी हम ऐसा केस लेते हैं।
और हमने ऐसे 2 वायर कंसीडर कर लिए, ऐसे हमने 2 वायर कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब आप बताइए कि ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में करंट का क्या डायरेक्शन पॉसिबल है? तो करंट के 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है। वायर में करंट या तो ऊपर जाएगा या तो वायर में करंट नीचे जाएगा, है कि नहीं? तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहां मैंने करंट का डायरेक्शन एरो से दिखा दिया कि इस वायर में करंट अपवर्ड है, ये हो गया I, और इस वायर में करंट डाउनवर्ड है, I। बात समझ में आ गई? अब आपको दिख गया कि ये दोनों करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, और अभी आपने पढ़ा था कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन दिया हो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे, है ना, यहां मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन दिया हो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आ गई, है ना? कंफ्यूजन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ हो जाती है। तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी फोर्स की बात होगी तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आएगा, है ना। यहां तो केवल 2 ही क्वांटिटीज हैं, तो ये देकर करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ ले या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देकर करंट का डायरेक्शन पूछ ले, है ना। तो अब जरा यहां इमेजिन करो कि यहां करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो अब इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो वो कैसा दिखेगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएंगे? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो लगाओ। तो अगर मैं इस वायर में राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का थंब रखो। तो ये मेरा राइट हैंड है और मेरे राइट हैंड का ये थंब है, इसे मैं किधर रखूं? करंट के डायरेक्शन में। तो यहां करंट ऊपर है तो मैंने राइट हैंड के थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में रखा। तो मेरी उंगलियां देखो कैसे घूम रही हैं, देखो इस वायर के चारों तरफ मेरी उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, है ना, ऐसे। तो यानी कि यहां क्या बनेगा? यहां एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अगर मैं यहां बनाऊं तो यहां एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, बहुत सारे सर्कल बनेंगे। क्लियर? हाँ सर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। क्लियर? यहां अगर देखूं तो यहां भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। तो यानी वायर के अगल बगल, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है ना। एक सर्कल, उसके बाहर दूसरा सर्कल, उसके बाहर तीसरा सर्कल। अब यहां एरो क्या होगा? तो मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया तो सर्कल ऐसे घूम रहा है, और ये डायरेक्शन क्या है? क्या ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपने क्या किया? करंट के डायरेक्शन पता थी और आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगा लिया बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। बस वही चीज यहां करनी है ना। क्लियर? तो यहां आपको एरो से दिखाना पड़ेगा कि एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक, क्लॉक तो ऐसे घूमती है 12 3 6 9, लेकिन ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो एरो से दिखाना पड़ेगा, एरो से आपको दिखाना पड़ेगा। बिना एरो के नहीं समझ में आएगा कि क्लॉक है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहां देख लेते हैं। अब एक चीज ये बताइए कि फर्स्ट कंपैरिजन में, फर्स्ट वायर के कंपैरिजन में यहां करंट का डायरेक्शन क्या है? रिवर्स हो गया ना, अपवर्ड था तो डाउनवर्ड, तो यानी करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो फिर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाना चाहिए? रिवर्स। आइए चेक कर लेते हैं रिवर्स है कि नहीं। तो क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल यहां भी अप्लाई करेंगे। तो अपने राइट हैंड का थंब किधर रखेंगे? करंट के डायरेक्शन में। बस गलती क्या हो सकती है बोर्ड एग्जाम में कि आप राइट हैंड तो बोल रहे हो लेकिन आपने हाथ उठा लिया लेफ्ट हैंड, तो रूल राइट हैंड अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपका यूज जो हो रहा है हैंड वो तो लेफ्ट है। तो रूल कोई और है और हैंड कोई और है, तब ये मिस्टेक हो सकती है। तो आप ऐसा मत करना, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो मैंने यहाँ क्या किया? मैंने यहाँ करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को रखा। तो मान लेते हैं ये वायर में करंट डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब मेरी उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी तो मेरी चारों उंगलियां कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो यहां भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनेगा, यहां भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनेगा। आप बताओ, यहां देखूं तो यहां भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल,
है ना। लेकिन अब इस सर्कल का एरो क्या होगा, तो यहां देखो मैंने क्या देखा था, ये देखो मेरी उंगलियां कैसे घूम रही हैं, ऐसे घूम रही हैं। और अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये मुझे क्या नजर आएगा, क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लियर, क्या है यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लियर। तो देखो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो यहां एंटी क्लॉकवाइज था वो यहां क्लॉकवाइज हो गया, यानी ये भी रिवर्स हो गया। तो यानी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात निकल के आई सामने, तो आपको दिमाग में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल से हम किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। तो अब रूल समझ में आया। अब यहां वायर तो क्या था, वायर ऐसे वर्टिकल था, यही वायर हॉरिजॉन्टल अगर इमेजिन कर ले, यही वायर अगर हमें हॉरिजॉन्टल इमेजिन कर लूं, है ना, यही वायर मैं हॉरिजॉन्टल इमेजिन कर लूं, तो फिर यहां दो केस। ठीक है, ये मैंने वायर हॉरिजॉन्टली इमेजिन कर लिया। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल इमेजिन करूं तो आप बताइए यहां करंट का कितने डायरेक्शन पॉसिबल है। तो आप कहोगे यहां करंट के दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या करंट राइट से लेफ्ट जाएगा, या तो करंट राइट से लेफ्ट जाएगा, या तो करंट लेफ्ट से राइट जाएगा। क्योंकि वायर स्ट्रेट है तो वायर में दो ही डायरेक्शन है, या तो इधर या तो इधर, या तो उधर ऊपर या तो नीचे, है कि नहीं। तो अब जरा देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो होगा तो वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल, होगा तो वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्योंकि अगर जैसे ये मान लो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मान लो, तो ऐसे हो जाएगा वायर, तो अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे हो जाएगा। अभी तक हमने क्या लिया था, अभी तक वायर स्ट्रेट था तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे, है ना। लेकिन अब वायर क्या हो गया, वायर हॉरिजॉन्टल हो गया, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये देखो ये सर्कल अब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है हो तो जाएगा, जैसे ये मान लो ये, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो यहां वायर में करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को रखेंगे। तो करंट मेरा ऐसे राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो थंब को भी राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में रखोगे, तो ये देखो मेरी उंगलियां कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, यानी सर्कल ऐसे घूम रहा है, यानी ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो इसको देखने पर लगेगा, देखने पे लगेगा कि ये इधर ऐसे जा रहा है और यहां ऐसे, है ना, इस पॉइंट पर ऐसे, फिर यहां ऐसे, फिर यहां ऐसे, फिर यहां ऐसे, यानी ऐसे सर्कल घूम रहा है ना। लेकिन अगर यहां देखोगे तो अभी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था, यहां इस पॉइंट पर इनटू द प्लेन और इस पॉइंट पर आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन अब यहां देखो तो यहां भी अगर मैं, यहां भी होगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होगा ना, इसमें तो कोई बात, ये तो हमेशा कंफर्म है कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। और इन सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर है, वो सेंटर पे कौन होता है, वायर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां डायरेक्शन तो ऐसा था, अब जरा यहां डायरेक्शन निकालो। तो करंट के डायरेक्शन में, करंट अब किधर है, लेफ्ट से राइट, तो करंट के डायरेक्शन में अब आपने क्या किया, राइट हैंड के थंब को रख दिया। तो अब आपने अगर करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रख दिया, तो अब मेरी उंगलियां देखो, तो अभी पिछले केस में तो सर्कल ऐसे घूम रहा था, अब सर्कल ऐसे घूमेगा, तो करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया कि नहीं, हाँ सर बदल गया। तो अब ये ऐसे घूमेगा। तो पहले वाले केस में यहां इनटू द प्लेन था, लेकिन जब करंट का डायरेक्शन बदल गया
तो अब वायर के ऊपर आउट ऑफ द प्लेन है और वायर के नीचे इनटू द प्लेन। ठीक है, यहां अंदर जाता हुआ, यहां बाहर निकलता हुआ, लेकिन जब करंट का डायरेक्शन बदल गया तो यहां अब बाहर निकलता हुआ है, यहां अंदर जाता हुआ है। ठीक है, तो वायर कैसा भी इमेजिन कर लो, ऐसे 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 होगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो अभी तक क्या था, अभी तक मैं आपको करंट का डायरेक्शन बताकर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा था, यानी करंट का डायरेक्शन बताकर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा था। तो अभी तक तो पहला केस चल रहा था, लेकिन इसका अपोजिट भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हो और आपसे करंट का डायरेक्शन पूछ ले। कैसे, आओ बताता हूं कैसे। जैसे यहां इमेजिन करो कि एक वायर है। क्या है, एक वायर है, और इस वायर के अगल बगल ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मैं दिखा देता हूं, ऐसे है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी बी का, बी मतलब याद रखना, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे कि बताओ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, लो अभी तक क्या था, अभी तक करंट का डायरेक्शन आपको पता था और आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाते थे बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दे दिया है और करंट का डायरेक्शन पूछा है, तो अभी भी वायर तो करंट, वायर क्या है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो अभी भी आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे। तो रूल अभी तक नहीं बदला है, चाहे ये देकर ये पूछ ले, चाहे ये देकर ये पूछ ले, है कि नहीं। तो अब आते हैं उसी क्वेश्चन पे, तो रूल कौन सा अप्लाई होगा, अभी भी राइट हैंड थंब रूल अप्लाई होगा। और अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब आपको क्या करना है, अब बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थंब से कि उंगलियों से। तो आपको याद है कि उंगलियों से, क्योंकि थंब से तो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में, अब ये अगर आप इमेजिन करोगे तो जैसे ये वायर है, तो ये सर्कल कैसे घूम रहा है, ऐसे सर्कल कैसा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे। तो सर्कल देखने पर आपको साफ साफ लग रहा है कि अरे ये तो क्लॉकवाइज है ना। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज, यानी सर्कल ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर सर्कल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेट सर्कल या मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो क्लॉकवाइज है, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। तो जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा रहा हूं तो मेरा थंब ऑटोमेटिकली किधर आ जा रहा है, नीचे। तो यानी थंब क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल में। तो थंब नीचे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अब आपको पता चल गया, अरे करंट का डायरेक्शन तो यहां डाउनवर्ड होगा, है ना। और ये तो हमने पहले भी देख लिया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो तभी हो सकता है जब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, है कि नहीं। अब इसी में ये वाला केस दे सकता है कि आपको दे दिया कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो बताओ करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इसी पैटर्न में, मतलब इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ो, तो थंब क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली करंट पता चल गया। तो करंट देकर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देकर करंट का डायरेक्शन पूछे, किसमें, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में, स्ट्रेट वायर में, तो वहां कौन सा रूल अप्लाई करना है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब एक चीज और यहां बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि अगर वायर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है
अगर वायर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा आपको पता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। तो मान लेते हैं इसमें करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, मान लेते हैं करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके वजह से करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे वो सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगे। हाँ सर, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेंगे। लेकिन एक चीज कमाल की चीज देखोगे आप, कमाल की चीज ये है कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में जो गैप है ना, वो गैप लगातार बढ़ रहा है। जैसे यहां देखो, यहां दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में गैप ये है, दिखा कि नहीं। हाँ, फिर पहले दूसरे में गैप इतना, दूसरे तीसरे मैग्नेटिक मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस के बीच में गैप इतना, फिर तीसरे चौथे में गैप और बढ़ गया, चौथे पांचवें में गैप और बढ़ गया। तो अगर मैं इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 कहोगे तो सबसे बड़ा ये गैप है, उससे छोटा ये। यानी वायर के जितना करीब जाओगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी पास पास होंगी, और जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या कह लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो वायर होता है, कौन सा वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जो होता है, उससे दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी बी की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बी की स्ट्रेंथ कम होती है। बी की स्ट्रेंथ मैं बोल रहा हूं, यानी बी यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। जितना दूर जाओगे स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, और जितना वायर के करीब रहोगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। बात समझ में आई। चाहे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाए चाहे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, चाहे करंट अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से दूर जाने पर डिक्रीज होता है और पास आने पर इंक्रीज होता है। तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ये डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है ना, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गई। अब इसी को मैं दो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लूं, अगर इसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लूं कि मान लो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, और इस वायर में करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, और यहां मैं दो पॉइंट बना देता हूं, पॉइंट ये P, ये है पॉइंट Q, ये है पॉइंट Q। ठीक है, और एक मिनट, ये है पॉइंट आपका R। ठीक है, क्लियर। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया, इसको हम मैं कह देता हूं R1। ये जो डिस्टेंस है ये है R2, और ये डिस्टेंस है R3। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैं दिखा देता हूं। यहां क्वेश्चन में गिवन जो है वो ये है
क्वेश्चन में गिवन है कि सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है इसमें, r1, उससे बड़ी डिस्टेंस क्या है, r3, और सबसे दूरी पे डिस्टेंस क्या है, r2। ये गिवन है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में दिख भी रहा है कि ये डिस्टेंस सबसे कम, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये। तो सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा पॉइंट है, Q, सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट है वायर के, P, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस किसके पास है, R का। ठीक है, अब आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। तो यानी जितना पास रहोगे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के, उतना मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जितना दूर जाते जाओगे उतनी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कभी आपने क्वेश्चन समझा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कम से ज्यादा। तो कम, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम कहां होगी, जहां डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, R2, यानी Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, और सबसे कम डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, यानी P पर सबसे ज्यादा होगी, और R पर ये बीच में होगी। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ Q पर, उससे ज्यादा R पर, और उससे ज्यादा P पर। क्यों? क्योंकि P सबसे नजदीक है। कैसे पता? दिया है कि R1 की डिस्टेंस सबसे कम है, तो ये सबसे वायर के सबसे करीब है, तो यहां स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, यहां मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। समझ में आ गई बात? अब बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। अब मैं किसकी बात करूंगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। अभी तक कहीं फोर्स की बात की गई नहीं, की गई है ना, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में या कभी भी न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में जब भी फोर्स की बात आ जाए कि प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या कंडक्टर किधर डिस्प्लेस होगा, तो यानी डिस्प्लेस उधर ही होगा जिधर फोर्स लगेगा। और फोर्स की बात आते ही समझ जाना कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में केवल दो क्वांटिटीज थी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तीन क्वांटिटीज हैं जो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी तीन क्वांटिटीज हैं? एक है आपका क्या, सबसे पसंदीदा करंट यानी I, दूसरा है B यानी मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा इन दोनों की मदद से निकालने वाला फोर्स। तो जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे आपस पे, तो अब करंट किस में फ्लो हो रहा है, करंट या तो कंडक्टर पे फ्लो हो रहा होगा, तो वो कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दूं, तो कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट भी अपने आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, तो उस कंडक्टर पे तब जाकर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ तीन चीजें हैं, ये ध्यान रखना। अब बच्चा यही नहीं ध्यान देता, समझ ही नहीं पाता कि कौन सा रूल अप्लाई करना है। अरे जब भी फोर्स की बात आएगी, राइट हैंड थंब रूल नहीं लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, है ना। तो यहां I मतलब हो गया करंट, B का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और F का मतलब हो गया फोर्स। और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बात ध्यान रखना। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना होता है। किस चीज का, लेफ्ट हैंड का।
ठीक है। और लेफ्ट हैंड में आपको देखो 3 चीजें हैं। तो अब यहां आपको ध्यान रखना है, मैं यहां आपको डायग्राम से दिखा देता हूं, जरा देखो, ये है ना। तो अपने लेफ्ट हैंड के थंब, 4 फिंगर और मिडल फिंगर, 4 फिंगर को उसको कहते हैं, तो ये जो पहली फिंगर है इसे 4 फिंगर कहते हैं, 4 फिंगर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, एंड दिस इज 4 फिंगर, दिस इज 4 फिंगर। और जो सेकंड फिंगर है ये मिडल फिंगर होती है, दिस इज मिडल फिंगर। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि आपको करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया और फोर्स का डायरेक्शन पूछ लिया गया, लेकिन ये आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही करे। 3 चीजें हैं, इन 3 में से किसी भी 2 का डायरेक्शन देकर तीसरा डायरेक्शन पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको फोर्स का डायरेक्शन दे दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया, करंट का डायरेक्शन पूछ लिया। हो सकता है करंट और फोर्स का डायरेक्शन दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ लिया। हो सकता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, फोर्स का डायरेक्शन पूछ लिया, कुछ भी हो सकता है। तो जहां 3 क्वांटिटीज आएंगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब आपको अपने लेफ्ट हैंड में याद रखना है कि हम फोर्स को किससे दिखाते हैं। तो अभी आपने देखा फोर्स को दिखाते हैं हम थंब से, अपने लेफ्ट हैंड के थंब से, राइट हैंड नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना। तो अपने लेफ्ट हैंड, ये देखो मेरा लेफ्ट हैंड के थंब से फोर्स का डायरेक्शन, 4 फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और करंट का डायरेक्शन हम मिडल फिंगर से, तो मिडल फिंगर से करंट का डायरेक्शन। और ये तीनों एंगल आपस में 90 डिग्री होने चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा। कौन से तीनों एंगल, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल ये क्या, ये भी 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच का ये जो एंगल, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और फोर्स और करंट के बीच का ये वाला एंगल, ये एंगल मतलब ये ऐसे है, ये फोर्स और ये करंट ऐसे नहीं है, एक्चुअली में करंट ये ऐसे है आपकी तरफ। 3D में इमेजिन करो ना, 3D में इमेजिन करो, जैसे देखो ये देखो दिख रहा है, तो ये ऊपर, ये मतलब ऐसे समझो, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, और ये जो फिंगर है ये एक्चुअली में ऐसे थोड़ी है, एक्चुअली में ये है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये करंट जो है वो एक्चुअली में आपकी तरफ है। तो ये फोर्स और इसके बीच में देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये आपस में तीनों 90 डिग्री होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू करंट, करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अच्छा, कई बार अब करंट को, कई बार अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में करंट ही दिया रहे, करंट की जगह चार्ज पार्टिकल दे सकता है। क्या दे सकता है, चार्ज पार्टिकल। तो आपको ध्यान रखना है कि फिर करंट का डायरेक्शन क्या लें। चार्ज पार्टिकल जो होंगे उन पे 2 टाइप का चार्ज होगा, कौन कौन सा आप ही बताओ। या तो चार्ज होगा पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, कई बार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के केस में करंट का डायरेक्शन नहीं दिया रहता, तो फिर करंट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो उस केस में वहां आपको पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन दिया रहता है, तो चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन से करंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। कैसे, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, जैसे कि कौन कौन से पार्टिकल होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये हो गए प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल में एक नाम आता है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर आपको इनका डायरेक्शन दिया हो तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा,
तो जो डायरेक्शन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का है वही डायरेक्शन किसका होगा, वही डायरेक्शन करंट का होगा। मतलब अगर प्रोटॉन राइट साइड जा रहा है, प्रोटॉन राइट साइड जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन भी राइट साइड हुआ। समझ में आई बात? तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन करंट का होगा। तो पता चल गया करंट का डायरेक्शन। तो कई बार ऐसा होता है कि करंट का डायरेक्शन नहीं दिया रहता, तो वहां अलर्ट हो जाओ, वहां कहीं ना कहीं आपको जरूर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ लिखा होगा। ठीक है, लेकिन अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपको दे दिया, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे दिया, जैसे मान लेते हैं कि दे दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट, तो फिर करंट का डायरेक्शन क्या लोगे, तो करंट पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन किसका होगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा करंट का। तो प्रोटॉन पॉजिट्रॉन अल्फा पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आप किसका लोगे, करंट का। लेकिन इलेक्ट्रॉन दिया हो तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन किसका होगा, करंट का होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से समझाता हूं। देखो, जैसे यहां मान लो ऐसा दिया है, यहां ऐसा दिया है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है, बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि प्रोटॉन कुछ इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड के, अच्छा एक बात याद रखना, फोर्स हमेशा मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। फोर्स कब लगेगा, फोर्स तभी लगता है जब पार्टिकल पे चार्ज हो और वो मूव करे किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। पार्टिकल पे चार्ज है लेकिन वो रेस्ट पे है मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी फोर्स नहीं लगेगा। और अगर पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन पार्टिकल पे चार्ज ही नहीं, जैसे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के केस में जब पार्टिकल पे चार्ज ही नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स लगने की, पार्टिकल पे फोर्स लगने की कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या क्या हैं, पार्टिकल मोशन में होना चाहिए और पार्टिकल पे चार्ज होना चाहिए। पार्टिकल पे चार्ज नहीं हो रहा, अगर पार्टिकल न्यूट्रल है जैसे न्यूट्रॉन, फोर्स नहीं लगेगा। पार्टिकल पे चार्ज है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी पे है, तो भी फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तभी लगेगा, फोर्स कब लगेगा, समझ में आ गई बात? फोर्स लगने की कुछ शर्तें हैं, शर्तें ध्यान से सुन लो। फोर्स तभी लगेगा जब क्या हो, जब पार्टिकल पे चार्ज हो, पार्टिकल हैव चार्ज, पार्टिकल हैव चार्ज, पार्टिकल पे चार्ज हो और वो मोशन में हो, मूव करे। कहां मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड में, तभी फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी फोर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर आपको पार्टिकल में, इसीलिए मैंने चार्ज पार्टिकल लिखा, अगर आपको दे दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड में एक न्यूट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या उस पर फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, चाहे वो कैसे भी मूव करे। क्यों, क्योंकि उसके पास मूव तो कर रहा है लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है। दोनों का होना जरूरी है, दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। अब मैंने क्या पूछ लिया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये प्रोटॉन इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, आपको फोर्स का डायरेक्शन बताना है। तो प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, अभी आपने पढ़ा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जो प्रोटॉन का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन ले लेंगे, करंट का। बहुत बढ़िया, तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, करंट का। तो आपको करंट पता चल गया, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो प्रोटॉन पे फोर्स किधर लगेगा पता लगा लोगे, कैसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। करंट पता है, बी पता है, तो फोर्स का डायरेक्शन लगा लेंगे। तो लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किसका वेट कर रहे हो, तो ये रहा लेफ्ट हैंड, पहले लेफ्ट हैंड उठाओ। अब मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 फिंगर से। तो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अपने लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर रख दो, और ये मिडल फिंगर से क्या दिखाते हैं, करंट। करंट किधर है, करंट तो नीचे माना हमने, तो ये बिना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बदले आपने करंट के डायरेक्शन को दिखा दिया।
कि ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और मिडल फिंगर से करंट का डायरेक्शन दिखा दिया। तो अब आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो किधर है, वो ऑफ के तरफ है, यानी इस प्लेन से निकलता हुआ, आउट ऑफ द प्लेन। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। यानी ये प्रोटॉन जो नीचे जा रहा है इस पे फोर्स लगेगा किधर, आउट ऑफ द प्लेन। तो ये नीचे जाते जाते फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहां फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। लेकिन बच्चा जरा ध्यान रखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं बदल दूं, कैसे बदल दूं, बहुत आसान तरीका है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को वैसा का वैसा ही रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को वैसा का वैसा ही रखा, लेकिन इस बार मैंने प्रोटॉन की जगह आपको क्या दे दिया, प्रोटॉन की जगह मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब मैंने फोर्स का डायरेक्शन पूछ लिया, तो पहले करंट का डायरेक्शन निकालो। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो हमने क्या पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, करंट पॉजिटिव होता है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन किसका ले लेंगे, करंट का। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन के केस में अपोजिट लेंगे, लेकिन बाकी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल में सेम डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली करंट का डायरेक्शन अपोजिट, अपवर्ड हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब लगाओ क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उठा लिया मैंने अपना लेफ्ट हैंड, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के तरफ रखा और करंट के डायरेक्शन में मैंने अपना मिडल फिंगर को रखना है। तो मेरा मिडल फिंगर किधर होना चाहिए, करंट ऊपर है तो मेरा मिडल फिंगर ऊपर होना चाहिए। तो देखो ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, मिडल फिंगर करंट की तरफ, तो मेरा थंब कहां है, इस बार अंदर की तरफ है। पिछले बार, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले में आउट ऑफ द प्लेन था, लेकिन इस बार इनटू द प्लेन। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल गया कि नहीं, पहले करंट नीचे जा रहा था, अब यहां इस केस में करंट ऊपर है, तो करंट का डायरेक्शन बदल गया तो फोर्स का डायरेक्शन भी बदल गया। तो अब इस केस में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस केस में फोर्स का डायरेक्शन होगा, बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। बात समझ में आई, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो अब आपको एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तीन चीजें हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ठीक है। और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। यानी मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ना बदलूं लेकिन करंट के डायरेक्शन को बदल दूं तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, हाँ, जैसा मैंने अभी भी किया था। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम, लेकिन यहां करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड था और इस केस में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था। तो करंट का डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन भी देखो क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन से इनटू द प्लेन हो गया। तो करंट के डायरेक्शन को बदलने पर मैग्नेट फोर्स का डायरेक्शन बदल गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर करंट के डायरेक्शन को ना बदलूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलूं, तो भी फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। यानी कि दो में से किसी एक का डायरेक्शन बदल दूं तो फोर्स का डायरेक्शन अपने आप बदल जाएगा। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा मैं, आप ही बताओ। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is dependent on the direction of current and magnetic field, current and magnetic field,
दोनों के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हर बार फोर्स का डायरेक्शन पूछे ऐसा कोई जरूरी नहीं। फोर्स का डायरेक्शन देकर बी का भी पूछ सकता है, या फोर्स और करंट का डायरेक्शन देकर बी पूछ लिया तो फोर्स और बी का डायरेक्शन देकर करंट का डायरेक्शन पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यही चीज है। और इसी पर बेसिस आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी भी आपको बस यही चीज एक्सपेरिमेंट प्रूव करती है कि उस एक्टिविटी में आपने देखा होगा एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी है कि एक हॉर्सशू मैग्नेट है और हॉर्सशू मैग्नेट के बीचों बीच एक रॉड को कुछ इस तरीके से लटका दिया गया है ना। तो एक्चुअली क्या है, रॉड में क्या फ्लो हो रहा है, करंट। तो मतलब ऐसा कंडीशन है, ऐसा कि ये जो पेन है इसको रॉड समझो और इस रॉड में करंट फ्लो हो रहा है और ये मेरी उंगलियां हैं, ये इस तरीके से हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ ये साउथ, या हो सकता है ये नॉर्थ हो जाए ये साउथ हो जाए, ठीक है। और यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया। अब ये दोनों नॉर्थ से साउथ किसका डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और करंट का डायरेक्शन ऐसे, है ना। ये हो गया करंट का डायरेक्शन, दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में करंट के डायरेक्शन में क्या रखेंगे, करंट एक्चुअली ऐसे नहीं है, करंट एक्चुअली ऐसे है, वो दिखाने के लिए ऐसा है लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे है। तो करंट के डायरेक्शन में आपने करंट वो रखा मिडल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपने फोर फिंगर को रखा। तो मेरा थंब देखो किधर है, लेफ्ट साइड, यानी इस रॉड पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा। और अगर आप करंट का डायरेक्शन बदल दो तो फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, अब राइट साइड लगेगा। और अगर आपने करंट का डायरेक्शन नहीं बदला, पोल्स को इंटरचेंज कर दिया, है ना। जैसे अभी इसी केस में ये मान लो करंट का डायरेक्शन है, इसी केस में अब ऐसा हो जाए तो ये नॉर्थ हो जाए ये साउथ हो जाए, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है वो वैसा का वैसा ही रहे। करंट का डायरेक्शन वैसा का वैसा ही रहे, देखो करंट का डायरेक्शन वैसा का वैसा ही है, लेकिन इस बार मैंने पोल्स को इंटरचेंज कर दिया, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर। तो इस बार नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो उसके वजह से क्या हुआ, अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ यानी नीचे की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अब नीचे हो गया, करंट वैसा का वैसा ऐसे है। तो बिना करंट के डायरेक्शन को बदले हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया, तो क्या फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा? हाँ, फोर्स यहां लेफ्ट साइड लग रहा था तो अब इस रॉड में किधर लगेगा, अब इस रॉड में फोर्स राइट साइड लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया, यहां ऊपर की तरफ था यहां नीचे की तरफ। तो बिना करंट के डायरेक्शन को बदले, यानी बिना आई के डायरेक्शन को बदले आपने बी को बदल दिया तो भी फोर्स बदल जाएगा। समझ रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। चीज है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी यानी राघवेंद्र सर की कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो हैंड रूल परेशान करते हैं, हैंड रूल के सारे कंसेप्ट बता दिए जाए। तो मैंने कोशिश की है और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप हमारे पूरी फैकल्टी की टीम से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने ये वीडियो को देखा, अच्छे से समझा और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।